हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे संजीव डैश वर्क का जो ये मॉडल नंबर पहला है, इसके हमने 9 सवाल कर लिए थे। समय थोड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि इनका थोड़ा सा एक्सप्लेन और देख लें तो रिवीजन हो जाएगा 12th का। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक वक्र है y² बराबर में 4x। कहता है y अक्ष और रेखा y बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये 8वीं प्रश्नोली का है और 8वीं प्रश्नोली में अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये y² बराबर जो 4x दे रखा है ये परवलय है, और परवलय की पहचान ये है कि यदि मान लीजिएगा जिसकी घात छोटी रहेगी ये उसी की तरफ बनेगा। तो यहाँ पर x की घात 1 है, y की घात 2 है, तो ये x की तरफ बनेगा। सबसे पहले आप परवलय खींचें। परवलय खींचने के बाद कहता है y अक्ष, ये हमारा y अक्ष है, और एक ये हमसे कहता है y बराबर 3। तो y बराबर 3 इधर लेंगे, y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 3। बस थोड़ा सा इमेजिन करना है अपने को। इसको इमेजिन करने के बाद वक्र और y अक्ष और हमारे पास y बराबर 3 से जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो ये है। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका देखिएगा आप। सबसे पहले इसकी लिमिट कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो ये जो एरिया है ये 0 से लेकर y बराबर 3 तक जाएगा। तो इंटीग्रेशन i बराबर में 0 से 3 तो हो जाएंगी इसकी लिमिट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मान लीजिएगा मैं इस एरिया को कवर करने के लिए इस पर छड़ चलाता हूँ तो वो छड़ की जो ऊपरी नोक रहेगी वो हमारी किस पर चलेगी? परवलय पर चलेगी। परवलय पर चलेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परवलय लेना है यहाँ पर, यानी वक्र लेना है, वक्र। और चूंकि y अक्ष पर चलेगी वो छड़ तो इसीलिए dy। और यहाँ पर अगर मान लीजिएगा समाकलन के लिए हम y चर को ले रहे हैं तो y के लिए जो फलन होता है वो होता है x। इंटीग्रेशन i बराबर में 0 से 3, वक्र x का मान यहाँ से अगर हम रखेंगे तो हमें दिया गया है y² बराबर में 4x, और x बराबर आ जाएगा y² अपॉन में 4। तो यहाँ हम रख देंगे y² अपॉन में 4 डॉट में dy। 4 को बाहर निकाल लो समाकलन से। y² का समाकलन होता है 1 घात बढ़ा देंगे, उतने का ही भाग लगाना है, और ये हो जाएगी हमारी लिमिट कितना? 0 से 3। याद रखिएगा ये निश्चित समाकलन है, इसमें लिमिट्स हैं, इसलिए इसमें समाकलन नियतांक c लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटीग्रेशन i बराबर में ये हो जाएगा हमारा 1/4। अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 की घात 3 और बटे में आ जाएगा 3, और लोअर लिमिट रखेंगे जब हम इसमें तो ये 0 आएगा, इसको रखने की हल करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन i बराबर में 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3 3 होती है 27/3, और इसको हम काटेंगे तो यह आ जाएगा कितना? 9/4। तो ये ऑप्शन नंबर आपका होएगा इसमें बे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण दिया गया है y डैश बराबर में y² अपॉन 1 माइनस का xy। वैसे इतने बड़े सवाल हैं, जैसे ये जो है ये बहुत कम चांस हैं ऑप्शनल में आए, कम से कम 2 नंबर के इम्पोर्टेंस तो रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर दे रखें तो थोड़ा सा हल्का सा हल कर लेते हैं इनको, इनके माध्यम से थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये सवाल आपको ऐसा हो सकता है कि समघात का लग रहा हो या किसी और विधि का लग रहा हो, लेकिन इसको थोड़ा सा पहले डिटेल से देखो। सबसे पहले y डैश बराबर में हो जाएगा dy/dx और y² अपॉन में 1 माइनस xy एजेटिक। अब यहाँ से ये जो सवाल है ये आपका रैखिक अवकल समीकरण है, लेकिन रैखिक अवकल समीकरण भी आपको ये नज़र नहीं आएगा। इसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में अपने को सेट करना पड़ेगा। और मेरे को ये कैसा पता लगा कि भाई ये x वो रैखिक अवकल समीकरण है? तो मेरे को यहाँ पर चांस लग रहे हैं कि x अकेला है और 1 घात है, इसका मतलब ये x का रैखिक हो सकता है।
तो इसको एक बार सेट करके देख लेते हैं, हो सकता है रैखिक हो, x का हो। तो इसको यहाँ से आप चेंज करेंगे, dx को ऊपर लेके जाएं, dy को ऊपर नीचे लेके आएँ। अगर ये चेंज किया है आपने तो इधर वाला पार्ट भी चेंज होएगा, 1 माइनस का xy बटे में आ जाएगा y का स्क्वायर। अब आप इसको अलग अलग तोड़ देंगे, dx अपॉन में dy, और y को एक बार तो 1 के बटे और एक बार हम तोड़ देंगे xy के बटे, और यहाँ से ये हमारे पास एक घात कट जाएगा, dx अपॉन में dy, ये माइनस का है, इधर लेके आए आप इसको, ये प्लस का बन जाएगा 1 अपॉन वाई, और मैं x को थोड़ा सा इसके पीछे लिख रहा हूँ, बराबर में हमने छोड़ा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x का रैखिक अवकल समीकरण है, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा p का मान और ये आ जाएगा हमारे पास q का मान। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो ये होता है हमारे पास e की पावर समाकलन p डॉट dx होता है, नॉर्मली हमें आदत पड़ी हुई है dx की, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारे लिए p के और q के फलन है वो y के रूप में है, तो यहाँ पर आएगा p डॉट dy। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में e की पावर समाकलन, p का मान दे रखा है 1 अपॉन वाई डॉट में dy। इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में e की पावर 1 अपॉन वाई का समाकलन हो जाएगा log y, और e और log निरस्त हो जाएंगे एक दूसरे से, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा कितना, y। इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद हमें इसका लिखना है हल। हल लिखने का तरीका देखिएगा, वैसे तो हमें चर x में आदत बनी हुई है लिखने की, हम लिखते हैं y डॉट इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर में q डॉट आई एफ डॉट डी एक्स, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा चर आपका जो है वो y है, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास इसकी जगह x आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास है y, q का मान जो दे रखा है आपको 1 अपॉन वाई स्क्वायर दे रखा है, डॉट आई एफ इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास y है, डॉट में कितना है, यहाँ पर dx है तो यहाँ dy लेना है, क्योंकि ये सवाल dy बाई dx का नहीं था, ये सवाल dx अपॉन dy का है, तो ये कट जाएंगे, एक्स वाई बराबर में आ जाएगा 1 अपॉन वाई डॉट डी वाई, और x इंटू वाई बराबर में 1 अपॉन वाई का समाकलन होता है log y, और प्लस में समाकलन नियतांक इसमें c जोड़ देंगे, ये आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आपके पास ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले क्रॉस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये सदिश यानी वेक्टर का है, 10वीं प्रश्नावली का, और यहाँ पर अपन जो गुणा पढ़ते हैं वो दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक तो होता है अदिश गुणा, एक होता है सदिश गुणा। अदिश गुणा का मतलब है डॉट प्रोडक्ट और सदिश गुणा का मतलब है क्रॉस, तो ये सदिश गुणा है। अब सदिश गुणा की प्रॉपर्टीज और समझ लें। सदिश गुणा जो होता है वो यदि मान लीजिएगा आप किन्हीं दो समान सदिशों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मान 0 आता है। ऐसे ही यदि मान लीजिएगा हम ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे उसका मान भी कितना आएगा, 0। इसका रीज़न ये है कि यदि मान लीजिएगा ए वेक्टर इस दिशा में है, ए वेक्टर दूसरा भी इसी दिशा में है, तो थीटा का मान हो जाएगा 0। और अगर मान लीजिएगा आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सूत्र जानते हैं तो वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा एन कैप। जैसे ही यहाँ पर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह भी आप ए वेक्टर रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का मान, मैंने अभी आपको बताया जब दोनों सदिश समान होते हैं तो थीटा का मान 0 होता है एन कैप। अब चूँकि साइन 0 0 हो जाएगा इसलिए सारा ही 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिएगा हमको ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है तो इसका मान 0 आएगा। सवाल हमारे पास दिया गया है ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस गुणा करना है। तो ए का गुणा ऐसे करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर। फिर ए का गुणा बी से करना है
तो यहाँ से आ जाएगा प्लस में ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करना है तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस में ए वेक्टर, और ये माइनस का गुणा प्लस से करेंगे, माइनस बी वेक्टर का बी वेक्टर से करेंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी अपन ने बात की है कि यदि मान लीजिएगा दो समान सदिश हैं उनका मल्टीप्लाई क्रॉस 0 होता है। यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। इसका क्रम यदि हमें परिवर्तन करना है, इसके जैसा बनाना है, तो इसमें क्रम परिवर्तन करने के लिए माइनस आएगा आगे। सदिश का यदि क्रम आप चेंज करते हैं, मान लीजिएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था और आप इसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना चाह रहे हैं, तो इसमें चिन्ह चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस में आ जाएगा बी वेक्टर, और ये बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अभी अपने बात की है ये 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस माइनस प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारे पास से। इससे आगे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास 13वें सवाल में आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस में जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस में के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, ये क्वेश्चन दिया गया है। इसको हल करने के बाद इसका मान निकालना है। तो अभी हम बात कर रहे थे क्रॉस के बारे में गुणा करने के लिए, तो याद रखिएगा ये जो एकांक सदिश होते हैं, इकाई सदिश आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों अक्षों के होते हैं इकाई सदिश। आई कैप इधर होता है एक्स अक्ष की तरफ, और वाई अक्ष की तरफ जो हम इकाई सदिश लेते हैं वो जे कैप लेते हैं, और जेड अक्ष की तरफ जो हम इकाई सदिश लेते हैं वो के कैप लेते हैं। तो इनका क्रम ध्यान रखना। यदि मान लीजिएगा आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, अगर आई से जे पर हम आएंगे तो आंसर आएगा आपका के कैप, और जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आंसर आएगा आपका आई कैप। ये क्रम ध्यान रहे आपको, आई के बाद यदि जे आ रहा है तो आंसर के आएगा। यदि क्रम बिगड़ता है, आई के बाद यदि के आता है सीधा, तो जे तो आएगा लेकिन माइनस में आएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन को देखते हैं। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप, जे के बाद के आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था अभी कि जे के बाद यदि मान लीजिएगा के आएगा तो जे के बाद नॉर्मली के ही आता है, तो क्रम फॉलो हो रहा है, क्रम फॉलो हो रहा है, तो आपका आंसर आएगा आई कैप प्लस में जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप। आई कैप क्रॉस के कैप यानी बीच में से ये जे को छोड़ के चल रहा है, जे को छोड़ के चल रहा है, तो जे तो आंसर आएगा, जो छूटा हुआ है वो आंसर आएगा, लेकिन याद रखिएगा क्रम बिगड़े तो माइनस आएगा, माइनस का जे कैप प्लस में यह जाएगा के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप होएगा आपका के कैप। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप, माइनस बाहर निकालें, जे कैप डॉट जे कैप प्लस में के कैप डॉट के कैप। इसका मान हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। यहाँ से ये प्लस के और माइनस के वैल्यू कट जाएंगे, अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा से। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14वां। ये दो सदिश दिए गए हैं, एक दिया गया है ए वेक्टर आई कैप 7 7 जे कैप प्लस में दिया गया है 7 के कैप, और दूसरा सदिश दिया गया है बी वेक्टर, ये दिया गया है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। कहता है हमसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक यानी मान ज्ञात करो सदिश का। सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका मान निकालेंगे, हम परिमाण निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने का तरीका आपको सारणी वाला लगाना है, आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए वेक्टर के मान, ए वेक्टर के गुणांक है आपके पास 1, यहाँ इसका गुणांक है -7, चिन्ह भी ध्यान रहे, और के कैप का जो गुणांक है वो है आपके पास 7। ऐसे ही अब बी वेक्टर के मान लिखेंगे तो हो जाएंगे 3, माइनस के 2 हो जाएंगे और यहाँ से 2। अब इसको हल करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर में सबसे पहले आई कैप को छोड़ दें। आई कैप को यदि आप छोड़ेंगे तो
पंक्ति और स्तंभ खत्म करें, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 14 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास जे कैप। जे कैप आएगा तो यहाँ चिन्ह का याद रहे, प्लस माइनस प्लस, सारणिक का चिन्ह इस तरीके से लेते हैं अपन। तो जे कैप आएगा तो जे कैप की पंक्ति खत्म करो, स्तंभ खत्म करो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस में। के कैप आपके पास आएगा, पंक्ति स्तंभ खत्म करेंगे, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस का 21, यह आ जाएगा 0 आई कैप। यहाँ से माइनस 19 आएगा, माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास प्लस का 19 के कैप। आंसर अपने को इसका परिमाण यदि निकालना है तो परिमाण निकालने का तरीका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण बराबर में होता है अंडर रूट एक्स वाले मान का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारा वाई वाले मान का स्क्वायर प्लस में जेड वाले मान का स्क्वायर। तो इन दोनों को हल करने के लिए आप इनका वर्ग ना करें, आप सीधा ध्यान दें, एक वर्ग ये रहा, एक ये रहा, यानी ये हो जाएंगे हमारे पास 2 × 19 का वर्ग। और चूंकि 19 का वर्ग जो है वो वर्गमूल में से बाहर निकाल लेंगे तो 19 आ जाएगा, वर्गमूल में सिर्फ 2 रह जाएगा, 19 अंडर रूट 2 आंसर आएगा।